हे गाइस, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम जो बसंत भाग 2 में लेखक हैं उन सभी लेखकों को एक जगह इकट्ठा करके आप लोगों के सामने लेके आए हैं। ठीक है, तो आप लोग एक ही क्लास में उन सभी लेखकों के बारे में, उनका जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। इसमें लगभग 7 लेखक हैं और ये चैप्टर है बसंत भाग 2। बसंत भाग 2 एससीईआरटी की बुक है, बिहार एससीईआरटी। ठीक, और उसमें जो दिया गया है भाग 2 यानी कक्षा 12 की बुक है, कक्षा 12। उसमें लेखक जो दिए गए हैं उन सब लेखकों को हम चैप्टर नहीं लेके आए क्योंकि चैप्टर हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। जो लेखक हैं उन लोगों को इकट्ठा किए हैं एक जगह और एक ही क्लास में देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आशा है कि ये क्लास आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बालकृष्ण भट्ट, सबसे पहले पढ़ेंगे हम बालकृष्ण भट्ट के बारे में। बालकृष्ण भट्ट, जन्म होता है इनका 23 जून 1844। 23 जून 1844। और इस क्लास से आप लोगों का रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। जो आप पहले 1 महीने पहले पढ़ चुके हैं, इस क्लास से आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। जन्म होता है बालकृष्ण भट्ट का 23 जून 1844 में और निधन होता है 20 जुलाई 1914 में। निवास स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। और माता का नाम है पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट नाम है पिता का। पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। ठीक है, तो इनकी जो अध्ययन में रुचि बढ़ी वो किनकी वजह से बढ़ी? इनकी माता जी की वजह से बढ़ी है। शिक्षा इनकी देखते हैं कहाँ कहाँ हुई है और क्या क्या, किस किस शिक्षा, कौन कौन सी शिक्षाएँ लिए हैं। प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए हैं। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। इनकी वृत्ति किसमें है? 1869 से 1875 तक, 1869 यानी 6 साल लगभग, 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किए ये। फिर उसके बाद से 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। तो कब ये इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए? 1888 में प्रयाग में। ठीक है, उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर। अब इनकी विशेष परिस्थिति देखते हैं कि इनकी परिस्थिति क्या थी उस समय। पिता के निधनोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना। जब पिता का साया सर से उठ जाता है तो इनको गृह कलह का सामना करना पड़ता है, यानी घर में उनके क्लेश पैदा हो जाता है। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। ठीक है, और आगे देखते हैं। आगे इनकी रचनात्मक सक्रियता किसमें सक्रिय रहे? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा, ये ध्यान रखिएगा, हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। ये प्रश्न पूछता है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? तो आपका उत्तर होना चाहिए हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद से इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। हिंदी प्रदीप पत्रिका कितने वर्षों तक चलाते रहे? 33 वर्षों तक। और ये कौन सी पत्रिका थी? साप्ताहिक थी, मासिक थी, वार्षिक थी, दैनिक थी? तो आपका उत्तर होना चाहिए ये पत्रिका मासिक थी। ठीक है, मासिक थी। एक एक पॉइंट आप नोट करते चलिएगा, एक एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। आगे है कि इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। इनके निबंध किस किस पर आधारित थे? सामाजिक भी थे निबंध, साहित्यिक भी थे,
नैतिक मूल्यों पर भी थे और राजनीतिक विषयों पर भी थे। ठीक है। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास, जिन्होंने संयोगिता स्वयंवर, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। अगर पूछे संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है, तो आपका उत्तर होना चाहिए लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास ने संयोगिता स्वयंवर की रचना कब की थी? 1886 में। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित। हिंदी शब्दकोश का जब संपादन होना था तो श्याम सुंदर दास जी, जो कि सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे, कब से कब तक? सन 1900 से लेकर 1902 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। कौन? श्याम सुंदर दास सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। ठीक है। उसके बाद से 1903 से प्रश्न पूछता है, 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन रहे? आपका जवाब होना चाहिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। जब ये महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभालने लगे, तब से जितने भी व्याकरण त्रुटियां थी जो कि रचनाएं उसमें संपादित होती थी, सरस्वती पत्रिका में छपती थी, उस पर ये इन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया और व्याकरण को शुद्ध किया। ठीक है। अगर पूछे कि सरस्वती पत्रिका का स्थापना वर्ष पूछे तो 1900 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने जो श्याम सुंदर दास जी ने काशी आमंत्रित किया, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। कौन? बालकृष्ण भट्ट। अब इनके उपन्यास देखते हैं। इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? इनके उपन्यास हैं रहस्य कथा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते चलिएगा। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, गुप्तवैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ठीक है। इसमें से जो 3 इनके उपन्यास है बार बार पूछे जाते हैं। ये जो प्रथम 3 उपन्यास हैं ये बार बार पूछे जाते हैं, 100 अजान 1 सुजान, नूतन ब्रह्मचारी और रहस्य कथा। ठीक है। नाटक है इनका पद्मावती, किरातार्जुनियम, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर। ठीक है। आगे के नाटक हैं इनके शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सूम की एक नकल, बृहन्नला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, 2 दूरसेनी, 1 रोगी और 1 वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह। इसमें से आपको क्या याद रखना है? या तो याद हो जाए सब तो बढ़िया ही है, लेकिन इसमें से जो मोस्ट है वो आपको याद रखना है पद्मावती, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर। ठीक। उसके बाद से एक और है, 1 रोगी और 1 वैद्य। ये जो 4 है, 4 5, इसको आप लोग याद रखिएगा। इनके प्रहसन कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। प्रहसन है जैसा काम वैसा परिणाम, इनका प्रहसन है, और नई रोशनी का विष और आचार विडंबन। ये 3 ही हैं, लेकिन इन तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। निबंध उनके हैं 1000 के आसपास निबंध हैं, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन निबंधों को भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। ठीक है। भट्ट निबंधमाला नाम से उनके जो 1000 निबंध हैं, उन निबंधों को 2 खंडों में प्रकाशित किया गया है। ये भी पूछ सकता है कि भट्ट निबंधमाला कितने खंडों में प्रकाशित है? ऑप्शन दे देगा आपका 8, 6, 4, 2, तो आपका उत्तर होना चाहिए 2। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने बालकृष्ण भट्ट के बारे में पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में। ठीक है। ये वही चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं जिनकी रचना है उसने कहा था, जो हम लोग पढ़े थे चैप्टर में। ठीक है। उसने कहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में पढ़ना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका जन्म होता है 7 जुलाई 1883 में और निधन होता है 12 सितंबर 1922 में।
इनका जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान। मूल निवास है गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ठीक, हिमाचल प्रदेश में गुलेर नामक जगह है और वहीं पे इनकी पैदाइशी थी। इसी वजह से इनका नाम लास्ट में ये अपना गुलेरी रखते हैं टाइटल। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनके पिता का नाम है पंडित शिवराम। शिक्षा इनकी कैसे होती है आइए देखते हैं। बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक, इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने इलाहाबाद से एंट्रेंस और मैट्रिक किया कोलकाता से। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट, 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए। ठीक, ये तो हो गई इनकी शिक्षा दीक्षा। अब आगे बढ़ते हैं इनकी वृत्ति के बारे में। इनकी वृत्ति किसमें थी? 1904 में जयपुर दरबार, 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा, खेतड़ी के नाबालिग राजा यानी खेतड़ी जगह का नाम है, जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक, 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर। ठीक है, पहले ये अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज में अजमेर में गए, फिर उसके बाद से जयपुर भवन छात्रावास में अधीक्षक बने, फिर उसके बाद से 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने और फिर उसके बाद से मदन मोहन के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य और मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर बने। ठीक है, संपादन इन्होंने किस किस चीज़ का किया है? समालोचक, बहुत इंपॉर्टेंट है समालोचक। समालोचक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया और काशीनी नागरी प्रचारणी पत्रिका का भी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये पूछ सकता है समालोचक। इनकी रचनाएं देखते हैं। कहानियाँ, कहानियाँ इनकी 3 हैं, वो भी क्रम से हैं, देखिएगा। ठीक है, सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1911 नहीं है, बुद्धू का कांटा है 1914 में। ठीक है, 1914 में यहाँ लिख दे रहे हैं, बुद्धू का कांटा 1914 में। यहाँ डेट थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है, गलत है। और उसने कहा था सन 1915 में। उसके बाद से प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन का कार्य किया है इन्होंने। प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक। इनकी जो चीज़ पूछी जाती है वो यही पूछी जाती है कि सबसे कम कहानी लिखकर किसने अपना नाम इतिहास में अमर कर लिया, साहित्य इतिहास में अमर कर लिया, तो वो यही हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, एक और प्रश्न पूछता है कि उसने कहा था किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो उत्तर होना चाहिए आपका सरस्वती पत्रिका में। ठीक है, आगे देखते हैं कछुआ धर्म। ये भी कछुआ धर्म इनकी रचना है और ये रचना क्या है? निबंध है। ठीक है, कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवा नाम प्रिय आदि प्रमुख निबंध है। इसमें से आपको क्या याद करना है? याद करना है आपको कछुआ धर्म, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से मारेसी मोही कुठाव, ये पूछी जाती है। पुरानी हिंदी तो अक्सर पूछी जाती है, ये ऐसे पूछा जाता है कि पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया, तो आपका उत्तर होना चाहिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, ये 3 जो है इसको आप लोग याद रखिएगा, बाकी याद हो या चाहे ना हो। ठीक है, उसके बाद से इनके अंतरिक्त अनुवादों की बाढ़, अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियाँ भी प्रकाशित हुई हैं इनकी। अंग्रेजी में ए पोयम बाय भास, ए पोयम बाय भास, ए कमेंटरी ऑन वात्स्यायंस कामसूत्र, दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध। देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी हैं, ये अंग्रेजी में लिखी गई हैं, तो ये चांस बहुत कम है कि ये वाला पूछा जाएगा। ठीक है, आगे है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे, यानी 20वीं सदी में एक लेखक थे। ठीक है, वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे।
प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी उनकी गहरी गति थी। पुरातत्व, इतिहास, भाषा, शास्त्र आदि विषयों का उनका ज्ञान अपने समय में अद्यतन और तलस्पर्शी माना जाता था। साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य नियमों पर उन्होंने हिंदी में निबंध, लेख, टिप्पणियां बराबर लिखी। वे द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। गूढ़ और विदग्ध हास, परिहास तथा व्यंग से परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्थ लेखक हैं। तो अब तक हम लोगों ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में जान लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं जयप्रकाश नारायण के बारे में। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो कि संपर्क क्रांति के जन्मदाता या कह लीजिए संपर्क क्रांति। ठीक है, संपर्क क्रांति। ठीक है, किनसे जुड़ी है? जयप्रकाश नारायण से। ठीक है, जयप्रकाश नारायण का जन्म होता है 11 अक्टूबर 1902 में और निधन होता है 8 अक्टूबर 1979 में। संपर्क क्रांति नहीं बल्कि संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, संपूर्ण क्रांति। इनका जन्म होता है 11 अक्टूबर 1902 में और निधन होता है 8 अक्टूबर 1979 में। जन्म स्थान है इनका सीताबदियारा गांव, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला। ठीक है, पुकार का इनका नाम है। बचपन में इनको बाउल कहा जाता था। बाउल, बाउल मतलब क्या होता है? कटोरा। बाउल अंग्रेजी का शब्द है, BOWL। ठीक है, तो बचपन में इनको बाउल कहा जाता था। बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध, अपनी जन पक्षधरता के लिए लोकनायक। ठीक है, लोकनायक इनके नाम के आगे जुड़ा रहता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। और ये भी प्रश्न पूछता है कि लोकनायक के नाम से किनको जानते हैं? आपका उत्तर होना चाहिए जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। माता पिता इनके कौन हैं? फूल रानी माता हैं और हरसु दयाल पिता हैं। पत्नी का नाम है प्रभावती देवी जो कि प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। शिक्षा इनका देखते हैं कहाँ कहाँ हुआ है और किस किस जगह पर हुआ है। ठीक है, तो शिक्षा है इनका, आरंभिक शिक्षा घर पर ही, इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। फिर पटना कॉलेजिएट, फिर पटना में दाखिल हुए। ठीक, यही बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। तो ये पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जयप्रकाश नारायण को किस विषय पर या किस लेख पर इनको सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ? आपका उत्तर होना चाहिए बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति। ठीक है, इसके बाद पटना कॉलेज, पटना में प्रवेश। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ी। 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। ठीक है, वहाँ कैलिफोर्निया, बर्कले, विस्किंसन, मैडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया इन्होंने। मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यहीं ग्रहण की। माँ की अस्वस्थता के कारण PhD न कर सके और देश लौट आए। उनकी माँ बीमार पड़ गई, इसलिए वो PhD नहीं कर पाए और अमेरिका से वो अपने देश लौट आए, भारत लौट आए। राजनीतिक जीवन उनका कैसा रहा, आइए देखते हैं। 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस सन में वो जेल गए थे? तो 1932 में। ठीक है, जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जब हुआ उसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। फिर 1943 में भी जेल गए। देखिए, 1932 में एक बार जेल गए, फिर 1939 में एक बार जेल गए, फिर 1943 में एक बार जेल गए। उसके बाद 1942 के आंदोलन में विशेष प्रसिद्धि मिली इनको, किनको? जयप्रकाश नारायण को। आज़ादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में इन्होंने योगदान दिया। धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग कर लिया। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा चल रहा था? विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान जेल गए, फिर से जेल गए।
इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ। इनकी कृतियां कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, यह रचना दे करके पूछ सकता है कि यह किसका है, तो इंग्लिश में है, आप देख सकते हैं, ये जयप्रकाश नारायण का है। कुछ कविताएं भी लिखी हैं, डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित हुए हैं। और इनको सम्मान कौन कौन सा मिला है, 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला। तो ये पूछ सकता है कि मैग्सेसे सम्मान इनको जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान किस सन में मिला था, तो 1965 में मिला था। और भारत रत्न किस सन में मिला था, तो 1998 में मिला था। ठीक है, आगे है कि जयप्रकाश नारायण 20वीं सदी में भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिदर्शी नेता, समर्पित समाजकर्मी तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। उनका अध्ययन विशाल और वैविध्यपूर्ण था। राजनीति, संगठन, कर्म और लोकसेवा का अनुभव व्यापक और गहन था। भारतीय जनता में उनकी स्थायी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा थी। निष्ठा और अध्यवसाय से परिपूर्ण अपने सक्रिय रचनात्मक सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा कमाई। वे अपने समय में विश्व के कुछ चुने हुए लोकतांत्रिक नेताओं में से एक थे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लिए जयप्रकाश नारायण के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कौन से राइटर हैं, आगे हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनको राष्ट्रकवि के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, जन्म होता है इनका जन्म होता है 23 सितंबर 1908 में और निधन होता है 24 अप्रैल 1974 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। ठीक है, जन्म स्थान है सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में। ठीक है, माता पिता, इनकी माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह। पत्नी इनकी थी श्यामवती देवी। शिक्षा इनका हुआ था कहाँ पर, प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास, और 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक, 1935 में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स इतिहास से ये बीए किए हैं, तो 1928 और 1932 में। ठीक है, इनकी वृत्ति किस में थी, प्राध्यानाध्यापक, HE स्कूल बरबीघा, सब रजिस्ट्रार, सब डायरेक्टर, जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रह चुके थे। ठीक, भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति रह चुके थे। उसके बाद हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य इन्होंने किया है। साहित्यिक अभिरुचि देखते हैं कि इनकी साहित्यिक अभिरुचि किसमें थी। 1925 में छात्र सहोदर, 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित हुई थी। देश, पटना, प्रकाश, बेगूसराय, प्रतिमा, कन्नौज में छात्र जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई। 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग, याद रखिएगा, 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित करवाई, वो भी प्रणभंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इनकी कृतियां कौन कौन सी हैं, प्रमुख काव्य कृतियां, प्रणभंग 1929, रेणुका 1935, हुकार 1938, रसवंती 1940, कुरुक्षेत्र 1946, रश्मिरथी 1952, नीलकुसुम 1954, उर्वशी 1961। ध्यान रखिएगा, उर्वशी जयशंकर प्रसाद की भी रचना है, जयशंकर प्रसाद की भी रचना है, जयशंकर प्रसाद की भी रचना है उर्वशी। ठीक है, उर्वशी, उर्वशी, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1909। और जो दिनकर जी लिखते हैं उर्वशी, ये 1961 में है। ठीक है, फिर है परशुराम की प्रतीक्षा 1963, कोमलता और कवित्व 1964, हारे को हरिनाम 1970। तो इसमें से कोई भी रचना हटाई नहीं जा सकती है और न ये कहा जा सकता है कि ये इम्पोर्टेंट है। इनकी ये जो जितनी भी काव्य कृतियाँ हैं सारे इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो थी काव्य कृतियाँ, कविताएँ थी। अब देखते हैं गद्य कृतियाँ। गद्य कृतियाँ इनकी हैं मिट्टी की ओर 1946, कुरुक्षेत्र भी 1946 में और मिट्टी की ओर भी 1946 में, अर्धनारीश्वर 1952 में। ध्यान रखिएगा, अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर की भी रचना है, विष्णु प्रभाकर की रचना है अर्धनारीश्वर।
ठीक है, अर्धनारीश्वर। उसके बाद से संस्कृति के 4 अध्याय 1956, इस पर इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है संस्कृति के 4 अध्याय पर। और उर्वशी पर इनको क्या मिला है? उर्वशी पर मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद एक काव्य की भूमिका 1958, वट पीपल 1961, शुद्ध कविता की खोज 1966, दिनकर की डायरी 1973। ये भी सारी गद्य कृतियाँ, जितने भी गद्य कृतियाँ हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब पुरस्कार और सम्मान देखते हैं कि इनको कौन कौन सा पुरस्कार और सम्मान मिला। तो संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी एवं उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, ये भी बात याद रखिएगा। प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछ दिया सकता है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। तो याद रखना, रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। उसके बाद से पद्म भूषण एवं कई अलंकरणों से सम्मानित है ये रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि के रूप में समादूत हैं। आगे है कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जितने बड़े कवि थे, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी। उनके गद्य में भी उनकी कविता के गुण, ओज, पौरुष, प्रभावपूर्ण वाग्मिता और रूपक धर्मिता आदि उसी सहजता और प्रवाह के साथ मुखरित होते हैं। उनकी कविता और गद्य दोनों में उनके व्यक्तित्व की एक जैसी गहरी छाप है। उनकी भाषा कुछ भी छिपाती नहीं, सब कुछ उजागर कर देती है। अब यह पाठकों श्रोताओं की ग्रहणशीलता पर निर्भर है कि वह कितनी जागरूकता और चौकन्ना है। उनकी पराक्रमी वाणी में सन्नाटे और मौन के सक्रिय निषेध का बल भी है। गोया वह उठ खड़ी हुई बाणी हो, गोया यानी जैसे, ठीक है। तो ये तो रहा रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में हम लोग जाने, ठीक है। अब पढ़ेंगे अज्ञेय को। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। एक चीज यहाँ पर पूछा जाता है, इनका तो नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है, ये अज्ञेय नाम किसने दिया है इनको? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अज्ञेय नाम इनको किसने दिया। तो याद रखिएगा, अज्ञेय नाम इनको दिया है जैनेन्द्र ने। जैनेन्द्र ने इनको अज्ञेय नाम दिया है। अज्ञेय से याद आता है कि अज्ञेय प्रयोगवाद में एक तार सप्तक था, ठीक है। तार सप्तक के संपादक थे, तार सप्तक के संपादक थे कौन? अज्ञेय। तार सप्तक, ठीक है, तार सप्तक के संपादक थे। तार सप्तक 4 भागों में था, तार सप्तक, उसके बाद से दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक और चौथा तार सप्तक, ठीक है, चौथा तार सप्तक। तार सप्तक का मतलब सप्तक यानी 7, और तार यानी किसी मतलब जोड़े रहना, इसलिए इसका नाम तार सप्तक रखा गया, ठीक है। सप्तक में 7 कवियों को इन्होंने रखा है। पहले सप्तक में इन्होंने अमूने गिरा प्रभा, अमूने गिरा प्रभा, ये ट्रिक है, अमूने गिरा प्रभा, ठीक है। अमूने गिरा प्रभा यानी अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर और उसके बाद से प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, ये लोग आएंगे, ठीक है। इसी तरह से इन तीनों जो तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक है, तीसरा तार सप्तक है और चौथा तार सप्तक है, वैसे ट्रिक से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आएंगे सभर्षण, इसमें आएंगे स्व अरसुरा, ऐसे करके है, ठीक है। इसके लिए आप लोग पिछले वाली वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। इनका जन्म होता है 7 मार्च 1911 में। जन्म कब होता है? 7 मार्च 1911 में, और निधन होता है 4 अप्रैल 1987 में। जन्म स्थान है इनका कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश, और मूल निवास इनका है करतारपुर पंजाब में। माता पिता का नाम देखते हैं। इनकी माता का नाम था वयंती देवी और पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। यहीं से हीरानंद लिया गया है। कहा जाता है कि इनके दादाजी का नाम था सच्चिदानंद, ठीक है, और इनके पिता का नाम था हीरानंद। प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे कौन? हीरानंद शास्त्री, यानी अज्ञेय के पिता। इनकी शिक्षा देखते हैं। प्रारंभिक 4 साल तक लखनऊ में घर पर इन्होंने
4 साल तक शिक्षा ग्रहण की। मैट्रिक 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से, इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से और बीएससी 1929 में फोरमन कॉलेज लाहौर पंजाब से, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, और एमए अंग्रेजी पूर्वार्ध से इन्होंने किया है लाहौर से। क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे पढ़ाई इनकी रुक जाती है। ये बहुत ही क्रांतिकारी थे, ठीक है, अपने समय में। अब देखते हैं भाषा का ज्ञान, इनको किस किस भाषा का इनको ज्ञान था। इनको भाषा का ज्ञान था संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त फारसी भी जानते थे, तमिल भी जानते थे, आदि अनेक भाषाओं का इनके पास ज्ञान था, ठीक है। इन लोगों के पास इतनी सारी भाषाएं थी, इतनी सारी भाषाओं में ये ज्ञान रखते थे और रचनाएं करते थे, ठीक है। व्यक्तित्व एवं स्वभाव इनका कैसा था? सुंदर थे, लंबा और गठीला शरीर था, सुरुचि, सुव्यवस्था एवं अनुशासन प्रियता इनमें थी, एकांत प्रिय अंतर्मुखी स्वभाव था इनका, गंभीर एवं चिंतनशील मितभाषी थे, ठीक है। अपने मौन एवं मित भाषण के लिए ये प्रसिद्ध थे। पिताजी का तबादला होते रहने के कारण कभी लखनऊ, कश्मीर, लाहौर, पटना, मद्रास आदि स्थानों पर उनके साथ रहने और परिभ्रमण का संस्कार बचपन में ही इनको मिला था। इनकी अभिरुचि किसमें थी? तो बागवानी में, पर्यटन में, अध्ययन आदि के अलावा दर्जनों प्रकार के पेशेवर कार्यों में ये दक्ष थे। फोटोग्राफी, हस्तकला, शिल्प आदि में ये प्रवीण थे। यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों की साहित्यिक यात्राएं थी इनके पास, ठीक है। सम्मान और पुरस्कार, इनको किस किस पर सम्मान मिला था और कौन कौन सा पुरस्कार मिला था, आइए देखते हैं। इनको साहित्य अकादमी मिला, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, सुग्रा युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि पुरस्कार मिला, ठीक है। देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित थे। ये पत्रकारिता, सैनिक आगरा से प्रकाशित होती थी, उस पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। विशाल भारत कोलकाता से, प्रतीक प्रयागराज से, दिनमान दिल्ली से, नया प्रतीक दिल्ली से, नव भारत टाइम्स नई दिल्ली से, थॉट वॉक एवरीमैन्स अंग्रेजी में संपादन। तो आप लोग ऐसा करिए कि जितनी भी पत्रिकाएं हैं, सैनिक जो कि आगरा से, विशाल भारत कोलकाता से, पत्रिका प्रयाग से, दिनमान दिल्ली से, नया पत्रिका दिल्ली से, नव भारत टाइम्स दिल्ली से, इतनी जो पत्रिकाएं हैं इसको याद रखिएगा। इसमें से कोई भी एक पत्रिका देकर पूछ सकता है, या कोई भी 3 यहाँ से दे देगा, कोई चौथा दूसरा दे देगा, और ये पूछ सकता है कि अज्ञेय ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया है, ठीक है। अब इनकी कृतियों के बारे में देखते हैं। कृतियां कौन कौन सी हैं? 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू की, लेखन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नाटक लिखा। इंद्र सभा नाटक इन्होंने बचपने में ही लिख दिया था। घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकालते थे। 1924-25 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा था। 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित। 1930 के बाद नियमित लेखन इनका स्टार्ट हो गया। विपथगा, अब रचनाएं आ रही हैं, कहानी संग्रह है, देखिएगा। विपथगा जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियां आदि कहानी संकलन है, जिसमें ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जयदोल और विपथगा, याद रखिएगा। फिर उसके बाद से है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी ये 2 भाग में है। 2 भाग में है। पहला भाग है 1941 और दूसरा भाग है 1944। क्योंकि पहला भाग जो 1941 है, इसमें शेखर के बाल रूप के बारे में रचनाएं की गई हैं, और कह सकते हैं किशोरावस्था, ठीक है, किशोरावस्था के बारे में। और इसमें जो दूसरा भाग है 1944 में, इसमें युवावस्था के बारे में, ठीक है, युवावस्था कि उसकी प्रवृत्ति किशोरावस्था में कैसी थी और युवावस्था में कैसी थी, ठीक है। उसके बाद से नदी के द्वीप 1952 में, अपने अपने जिनमें 1961 में, सभी ये जो है उपन्यास हैं, ये चारों उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसको याद करिएगा। इनका एक नाटक है उत्तर प्रियदर्शी, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। भग्नदूत, चिंता इत्यलम, हरी घास पर छड़बर, बावरा एहरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सदा नीरा, ऐसा कोई घर आपने देखा है आदि,
ये सब है कविता संकलन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरे यार याद रहेगा, अरे यार रहेगा याद 1953 में है। एक बूंद सहसा उछली 1961 में। इनकी क्या है, यात्रा वृत्तांत है, यात्रा साहित्य यात्रा वृत्तांत है। फिर आती है इनकी रचनाएं त्रिशंकु, आत्मनेपद, आलवाल, अद्यतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती, संवत्सर आदि, ये सब है निबंध, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आता है तार सप्तक। देखिए आ गया तार सप्तक। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक 1979 है। यहाँ पर 78 नहीं होगा, 1979, ठीक है, 1979। पुष्करणी, रूपांबरा, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ आदि सभी संपादित ग्रंथ हैं। शरद चंद्र के श्रीकांत, जैनेन्द्र कुमार के त्यागपत्र तथा अपने उपन्यास अपने अपने अजनबी सहित अनेक कृतियों का अंग्रेजी में इन्होंने अनुवाद किया है। रविन्द्रनाथ ठाकुर के गोरा का भी हिंदी अनुवाद इन्होंने किया है। तो ये तो था अज्ञेय के बारे में, सारी रचनाएं हम लोग देख लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले लेखक के बारे में पढ़ेंगे। ये अगला लेखक कौन है, नामवर सिंह, प्रसिद्ध आलोचक भी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जन्म होता है इनका 28 जुलाई 1927 में। जन्म स्थान कहाँ है, जियनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इनकी माता है वागेश्वरी देवी और पिता है नागर सिंह। नागर सिंह एक शिक्षक थे। इनकी शिक्षा कहाँ होती है, प्राथमिक शिक्षा होती है आवाजापुर एवं कमालपुर, उत्तर प्रदेश के गांव में, और हाई स्कूल हिवेट क्षत्रिय स्कूल बनारस, इंटर उदय प्रताप कॉलेज बनारस, बीए और एमए बीएचयू से क्रमशः 1949 और 1951 में इन्होंने उत्तीर्ण किया। पीएचडी की डिग्री और बीएचयू में पृथ्वीराज रासो की भाषा पर 1956 में इन्होंने पीएचडी की। पृथ्वीराज रासो की भाषा, ये पूछ सकता है कि नामवर सिंह ने किस रचना पर या किस चीज़ पर इन्होंने, किस विषय पर इन्होंने पीएचडी की, तो आपका उत्तर होना चाहिए पृथ्वीराज रासो की भाषा पर, ठीक है। और इनकी वृत्ति देखते हैं। 1953 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थायी व्याख्याता ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1953 में थे, ठीक। उसके बाद से 1959 और 60 में सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं। उसके बाद 1960 से 65 तक बनारस में रहकर स्वतंत्र लेखन किए। जनयुग साप्ताहिक दिल्ली में संपादक और राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार भी रहे। 1967 से आलोचना त्रैमासिक का संपादन। 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त थे। उसके बाद से 1974 में कुछ समय तक कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा के निदेशक। उसके बाद 1974 में ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर पद पर नियुक्ति। 1987 में जेएनयू से सेवा मुक्ति, पुनः अगले 5 वर्षों के लिए वहीं पुनर्नियुक्ति। जहां से वो सेवा मुक्ति हुए वहीं पर फिर से दोबारा 5 वर्षों के लिए उनको नियुक्त कर दिया गया। 1993 से 96 तक राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष भी रह चुके। संप्रति आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक भी थे। इनको सम्मान क्या क्या मिला है, आइए देखते हैं। 1971 में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और यहाँ पर एक और कंफ्यूज करने वाली एक रचना है, नए कविता के प्रतिमान। नए कविता के प्रतिमान, ये भी आलोचनात्मक कृति ही है। और देखिए डिफरेंस बहुत कम है। यहाँ है कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह और नई कविता के प्रतिमान ये हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक कृतियाँ बकलम खुद व्यक्ति व्यंजक ललित निबंध है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, याद रखिएगा हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, छायावाद, पृथ्वीराज रासो की भाषा जिस पर कि इन्होंने पीएचडी की थी। उसके बाद से इतिहास और आलोचना, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, ये है दूसरी परंपरा की खोज। प्रथम परंपरा की खोज अगर पूछे तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी।
हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी और भूलेगी नहीं, ठीक है। उसके बाद से वाद विवाद संवाद, ये भी आलोचना है। कहना न होगा साक्षात्कारों का संग्रह है। उसके बाद से आलोचक के मुख से व्याख्यानों का संग्रह है एवं अनेक संपादित पुस्तकें, ठीक है। डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी आलोचना की एक शिखर प्रतिभा है जिनका विकास 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। हम लोग पढ़ लिए नामवर सिंह के बारे में। अब पढ़ेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में। चलिए पढ़ते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में। ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनका जन्म होता है 30 जून 1950 में। जन्म स्थान है बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। माता पिता हैं, माता का नाम है मुकुंती देवी और पिता का नाम छोटन लाल। शिक्षा है इनका, अक्षर ज्ञान का प्रारंभ होता है मास्टर सेवकराम मसीही के खुले बिना कमरे बिना टाट चटाई वाले स्कूल से। उसके बाद बेसिक प्राइमरी स्कूल में दाखिला होता है इनका। 11वीं की परीक्षा बरला इंटर कॉलेज बरला से उत्तीर्ण, ठीक है। लेकिन 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण, यानी 12वीं में ये फेल हो जाते हैं। फलस्वरूप बरला कॉलेज छोड़कर DAV इंटर कॉलेज देहरादून में ये दाखिला लेते हैं। कई वर्षों तक पढ़ाई में बाधित हो जाता है इनका। उसके बाद से 1992 में हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय में हिंदी में MA किए। उसके बाद से वृत्ति है इनकी कि 12वीं कक्षा में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी की। फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, उसमें इन्होंने ड्राफ्टमैन की नौकरी की। संप्रति भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून में अधिकारी के रूप में कार्यरत हुए। सम्मान इनको कौन कौन सा मिला है? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में मिला, परिवेश सम्मान इनको 1995 में मिला और जयश्री सम्मान इनको 1996 में मिला, कथाक्रम सम्मान इनको सन 2000 में मिला है। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? जूठन आत्मकथा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। जूठन आत्मकथा बार बार पूछी जाती है। उसके बाद से सलाम घुसपैठी है इनकी कहानी संग्रह है। सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका अब और नहीं, ये तीनों कविता संकलन है। यही तीनों ही, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका अब और नहीं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये आलोचनात्मक कृति है और ये BPSC जो एग्जाम लिया था TGT PGT का, उसमें आया था प्रश्न ये, ठीक है। महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाट्य संस्था स्थापित की। इस संस्था के माध्यम से अनेक नाटकों में अभिनय के साथ साथ मंचन निर्देशन भी इन्होंने किया है। आगे इनके बारे में जानते हैं कि हिंदी क्षेत्र में पिछले दशकों में आए सामाजिक उभार और गहराती राजनीतिक चेतना के कारण दक्षिण और महाराष्ट्र प्रदेशों की तरह हिंदी साहित्य में भी दलित चेतना एवं भावधारा का विकास हुआ है। यह समाज एवं साहित्य के लिए हितकर एवं शुभ है। इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि समाज में सामंती जकड़बंदियां टूट रही हैं या ढीली पड़ रही हैं। वैज्ञानिक परिदृष्टि, समाजवादी वैचारिक जागरण, मानवाधिकारवाद और लोकतंत्र के युग में सामंती सोच और भेद बुद्धि पर टिकी समाज व्यवस्था आमूल बदलनी चाहिए। उसे मध्ययुगीन संस्कारों से उबरकर समता, न्याय, बंधुत्व और सामाजिक सद्भाव की दिशा में अपना कायाकल्प करना चाहिए। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में दिखाई पड़ते पिछड़ा दलित उभार और संप्रदाय, जाति, लिंग आदि के विभेदों के विरुद्ध आंदोलन के पीछे की कामना, संकल्प और विचार का यही सार है। तो अब तक हम लोगों ने उन 7 कवियों के महत्वपूर्ण जो कवि थे, लेखक थे, उन लोगों के बारे में हम लोगों ने जान लिया, उनकी रचनाओं के बारे में जाना। तो ये आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब तक आप लोग अपना ओपिनियन नहीं देंगे तब तक कैसे समझ में आएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी चाहिए और कौन सी क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है, कौन सी नहीं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इस क्लास को हम लोग बंद करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।